हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि टॉप मोस्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी को पढ़ लेते हैं। और एक बात मैं आपको कह देती हूँ, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है ना तो बाद में पछताना मत। बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना देख लीजिएगा, सारे के सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना देरी के साथ, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का हमारा है, निम्नलिखित में से निरूपक तत्व कौन सा है। Na, K, Sc या फिर He। तो आप बताइए निरूपक तत्व इनमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि Na हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब निरूपक तत्व क्या होते हैं। आवर्त सारणी जो होती है उसमें जो तीसरा आवर्त होता है उसके जो तत्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हीं सारे तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं। ये अपने अपने वर्गों के मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, अतः सोडियम क्या है, प्रथम समूह का निरूपक तत्व है। समझ गए। चलिए बढ़ेंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म उपधातु का है। अब पहले समझते हैं कि उपधातु क्या होता है। तो उपधातु तो समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो उपधातु क्या होता है, धातु और अधातु के बीच के जो तत्व होते हैं बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अब आपसे पूछा गया कौन सा युग्म ऐसा है जो उपधातु का है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस और एस बी ये क्या है, उपधातु के क्या है, युग्म है। ठीक है, उपधातु की डेफिनेशन आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, जो 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं सवाल। तो पूछा जाता है आपसे उपधातु की परिभाषा बताइए और उदाहरण बताइए। अगर देखो एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछिए तो अगर आपका उसका उदाहरण आपको याद है तो उदाहरण कोशिश करके श्योरिटी के साथ उदाहरण जरूर लिखिए। उदाहरण लिखने से आपके क्वेश्चन आंसर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ज़रूर आप लिखिएगा, भले उसमें उदाहरण ना बोला हो लेकिन आप उदाहरण ज़रूर लिखिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सी धातु क्षार है। ठीक है, मतलब क्षार धातु कौन कौन सी है। ऑप्शंस हैं BeMg और Ca, Li Na और K, BAl और Ga या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षार धातुएं कहते हैं। अब क्षार धातु कौन कौन सी है इस ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, Li Na और K ये सभी क्या है, क्षार धातुएं हैं। Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए और क्षारीय धातु मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें अगर हम सोडियम की, तो ये जो सोडियम है वो आवर्त जो है आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में के प्रथम समूह का तत्व है। ठीक है, इसके ऊपर आपसे सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा जो सोडियम है उसकी स्थिति आपसे अभी जो मैंने बताई ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। यूरेनियम किस प्रकार की धातु है, क्षार धातु, स्थायी तत्व, अधातु या अंतः संक्रमण धातु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है, अंतः संक्रमण धातु है। अब अंतः संक्रमण धातु होता क्या है ये हमारे लिए समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आपसे ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं ना आपके, वहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो तत्व जिनके जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो F ब्लॉक में प्रवेश करे तो वो सभी तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, अब अंतः संक्रमण तत्व भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लैंथेनाइड, एक होता है एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी में जो कौन से तत्व आते हैं जिनका जो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक होता है, और जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आते हैं वो इसमें वो तत्व आते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक होता है। कुल इसमें कितने तत्व आते हैं, 14 तत्व दोनों के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से मुद्रा धातु कौन सी है। मतलब ऐसी कौन सी धातु है जो कि क्या कही जाती है, मुद्रा धातु इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है Zn, Mg, Ag या फिर Cu या फिर ऑप्शन डी Na। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, Ag और Cu, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इसको मुद्रा धातु क्यों कहा गया है, क्योंकि जब इसका यूज़ किस में होगा, मुद्रा बनाने में किया जाएगा, इसीलिए तो इसको मुद्रा धातु कहा गया है। ठीक है, तो समझ गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, Ag या फिर Cu। जो ऑब्लिक लगा हुआ है अथवा उसको कहा गया है, चाहे या आप बोल सकते हैं। अब Zn का मतलब क्या होता है, जिंक, Na मतलब होता है सोडियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और Mn का मतलब होता है मैग्नीज।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डिटेल में ये सभी नहीं पता है, इसलिए मैं बार बार इसको आपको बताते चलती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेते आती रहूँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है कौन सी, Na, Be, Al या फिर Zn। तो क्षारीय धातुओं में कौन कौन सा आता है, एक तो सोडियम ही आता है। ठीक है, तो क्षारीय धातु में कौन आएगा, सोडियम। और इसके अलावा भी कौन कौन से क्षारीय धातु होती हैं, तो सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लिथियम भी होता है, लेकिन इसमें कोई और नहीं सोडियम दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, अब क्षारीय इसको क्यों कहा गया है, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आवर्त सारणी में जो तीसरे आवर्त के प्रथम वर्ग के समूह होते हैं उनके तत्व, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षारीय धातु या क्षारीय तत्व कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आज के अपने 7वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है फुदकते हुए, तो चलिए इसको हम समझते हैं। निम्नलिखित में से अक्रिय तत्व कौन सा है, हीलियम, फेरियम, लिथियम या फिर सोडियम। अब अक्रिय तत्व क्या होते हैं, कुछ तो जो है इसमें डाउट होगा। तो अक्रिय तत्व क्या है, हीलियम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब अक्रिय तत्व का मतलब ये होता है कि जो ये सभी तत्व जो अक्रिय तत्व कहे जाते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी तत्वों से या फिर किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते। अब रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपने किसी को देखा, आपने उसकी तरफ देख के कुछ बोला तो वो हो गया, आपने कुछ अपना रिएक्शन दिया। तो ऐसे ही तत्वों में होता है, जैसे मान लो नमक और पानी है, आपस में लाओगे तो साथ में रिएक्ट करके मिल जाता है ना। तो क्या करता है, जब हम अपनी तरफ से कुछ रिएक्शन देते हैं या फिर हम कुछ अपना एक्टिविटी करते हैं, यही होता है एक्शन करना। ठीक है, तो समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के 8वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है, नाचते कूदते मटकते हुए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एसन मतलब क्या होता है, टिन। तो पूछा गया किस तत्व का ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी है। जवाब इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसन। टिन क्या है, उभयधर्मी धातु है। अब उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, देखो उभयधर्मी शब्द से ही आपको समझ आ जाएगा। उभय का मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब दोनों, और धर्मी का मतलब होता है जैसे तत्वों में दो ही तो प्रकृति होती है, अम्ल और क्षार, तो क्या होगा, दोनों ही तत्व उसमें विद्यमान होंगे। मतलब ये है कि वो दोनों ही चीज़ों से क्रिया कर लेगा, उसी तत्व को क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। मतलब ऐसे तत्व जो कि अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उभयधर्मी तत्व कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन पे आपने देख लिया, एसन मतलब टिन जो है हमारा वो क्या है, उभयधर्मी धातु है। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लोग को लगा होगा कि ख़त्म हो गया, अरे नहीं भाई अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शंस हैं Na, Li, Br या फिर Si। तो अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो Br है वो क्या है, अधिक ऋणात्मक तत्व है। अब देखो अधिक ऋणात्मक तत्व कौन से होते हैं, जो तत्व क्या होंगे, अधातु होंगे, वही क्या होंगे, ऋणात्मक भी होंगे। तो देखिए, तो लिख लीजिएगा साइड में, अधातुएं अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये सुगमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं। अधातुओं के बीच कम त्रिज्या वाली अधातु अधिक ऋणात्मक होती है। समझ आया, तो आपको पता चल गया कि ऋणात्मक कौन से तत्व होंगे, जो क्या होंगे, अधातुएं होंगी, वही क्या होंगे, अधिक ऋणात्मक होंगे, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। समझ आया। चलिए बढ़ते हैं आप आज के 10वें सवाल की तरफ, मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है हमारे सामने। बहुत ज़्यादा मटक रहा है ना, चलो देखते हैं क्या है सवाल। ऑक्सीजन गैस की संयोजकता कितनी, अरे ये तो एकदम चुटकी में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। जो ऑक्सीजन गैस होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 ही तो होती है ना। और अगर हम विन्यास की पूछे तो कितना होता है, 2 और 6 होता है। ठीक है, तो समझ गए। अब चलिए फिर वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं अब अगले वीडियो में जिसमें हम फिर से सवालों को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी जितनी वीडियोस मैं डाल रही हूँ सारी वीडियोस आप पढ़ें, कोई भी दिक्कत है आप ज़रूर पूछें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।
एंड आप अभी अपने जो है हेल्थ का बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि इस समय बुखार जुकाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपको अभी ठीक रहना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है ना। अगर बीमार हो गए तो फिर कैसे ठीक रहोगे, और एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, पूरी साल तो ख़राब हो जाएगा ना। तो पूरी साल की मेहनत को अब आपको दिखाना है कि हाँ आपने कितनी मेहनत की है। तो 2 महीने बिल्कुल अच्छे से अपनी लग के पढ़ाई करिए, दोस्तों से यारियों से बहुत ज़्यादा तो इस समय थोड़ा सा दूर रहिए, अपने घर में रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।